हेलो बच्चों। तो जो आज का टॉपिक है अपना क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल। तो जो सबसे पहले जैसे एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं अपन, एलिमेंट्स कितने तरह के हुए, मेटल हुए, नॉन मेटल्स हुए, मेटलॉइड्स हुए। यहाँ पे हम मेटलॉइड्स के बारे में इतना ज़्यादा स्टडी करने वाले नहीं हैं, लेकिन मेनली हम करेंगे मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल जैसे एग्जांपल देखिए, आपके दिमाग में क्या क्या आता है। जैसे सपोज करो अब मैंने कहा मेटल, तो बट नेचुरल है कि जैसे ही मैं मेटल बोलूँगा तो आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, बताओ। यस, आपकी आपने अपनी मॉम को देखा होगा कि ज्वेलरी पहनती हैं गोल्ड की, एल्यूमिनी सॉरी सिल्वर की। तो और जो घर पे हम कभी यूटेंसिल्स जो काम में लेते हैं आपके लिए, जैसे मम्मा जो है मिल्क गर्म करती हैं, किस में, एल्यूमिनियम का होता है, तो वो जिस तरह से। तो ये हो गया मेटल्स का। नॉन मेटल्स में आता है जैसे कार्बन है, कार्बन जैसे ग्रेफाइट ग्रेफाइट होता है, सल्फर है, येलो चौक जैसा होता है, आयोडीन है, ये वायलेट कलर का होता है। अब जो फर्स्ट आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो हम डिफरेंशिएट भी करेंगे, मतलब साइमल्टेनियसली हम डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पहचान भी रहे हैं। तो जो सबसे फर्स्ट आता है मैलिएबिलिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं ना, ऑल आर मैलिएबल। मैलिएबल मतलब कन्वर्ट्स इनटू द शीट। इनको हम अगर ठोके बजाएं तो इनको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो ब्रिटल होते हैं, यानी भंगुर, यानी टूट जाएंगे अगर हम इनको अगर शीट में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं। हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, टूट के बिखर जाएंगे। देन सेकेंड इज डक्टाइल। ये क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल क्या चीज़ है, जिनको हम वायर में कन्वर्ट कर सकें। जैसे आपने देखा होगा आयरन है, उसकी रॉड बना देते हैं। लेकिन ये जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन डक्टाइल, इनको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देन आता है सोनरिटी, मतलब ऑल मेटल्स आर सोनरस, मतलब उसको अगर मेटल्स को बजाएंगे यानी गिराएंगे तो उसमें टन इस तरह से रिंगिंग साउंड आती है। या उसको हम पीटते हैं, बीटन मतलब हम उसको पीटेंगे तो उसमें जो है रिंगिंग साउंड आएगी, जबकि इसके अंदर ये नॉन सोनरस, इसमें कोई साउंड नहीं आएगी। डेंसिटी अगर बात करें तो मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा डेंसर होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स हैं वो कम डेंसर होते हैं। एक इसमें एक्सेप्शन जरूर है, डायमंड का। देन लस्टर, मेटल आर लस्टर और शाइनी। लस्टर का मतलब कैन बी पॉलिश्ड, ग्लॉसी, मतलब इसको ग्लॉसी फॉर्म में, मतलब ये चमकते हैं। शाइनी शाइनी होते हैं, ग्लॉसी एक तरह से मतलब ग्लॉसी मतलब चमक रखते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स है तो मैट फिनिश रखते हैं, मतलब इसको ना तो हम पॉलिश कर सकते हैं ना ये चमकते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या है, डायमंड है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, ये चमकते हैं। देन कंडक्शन ऑफ द हीट, जो मेटल्स होते हैं ना वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। और अगर हम बात करें कुछ पर्टिकुलर मेटल्स की, तो वो तो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है। और कुछ मेटल्स जो हैं, होते तो सभी गुड कंडक्टर हैं, कुछ मेटल्स लेस कंडक्टर आएंगे, जैसे मरकरी है, लेड है। अगर हम ये जो मेटल नॉन मेटल्स की बात करें तो ये बैड कंडक्टर है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट वो बहुत अच्छा कंडक्टर है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। तो कंडक्शन क्यों होता है, अब ये आपको पहले आपने लास्ट वाले जो उसमें भी पढ़ा है कि कंडक्शन होता क्यों है, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण से, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब कई बार क्वेश्चन ही पूछा जाता है आपके सीरीज में भी है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके क्लास के अंदर या एग्जामिनेशन के अंदर कि वाई सिल्वर वायर इज़ नॉट यूज। आप बताओ बच्चों, सिल्वर वायर क्यों यूज़ में नहीं लोगे। जैसे आप अभी अपन ने बात करी ऊपर कि कॉपर भी अच्छा कंडक्टर है और सिल्वर भी। आप देखेंगे कभी अगर आप इलेक्ट्रिशियन अंकल अगर कभी वर्क कर रहे हो तो आपने देखा होगा, अगर वो जैसे जो हटाते हैं ना ऊपर की कोटिंग को, जो ऊपर की जो कोटिंग रहती है पीवीसी की, उसको जब हटाते हैं, जो प्लास्टिक जैसा रहता है उसमें, उसको जब हटाएंगे तो उसके अंदर जैसे जो अलग अलग कलर के नहीं रहते, रेड कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर के जो वायर्स होते हैं, उनको जब हटाते हैं तो अंदर ब्राउन कलर का निकलता है, तो वो तो होता है कॉपर। कभी आपने सिल्वर का देखा, नहीं देखा। क्यों नहीं होता, बट नेचुरल है। सिल्वर का लगाएंगे तो कितना एक्सपेंसिव पड़ेगा, पहली बात। सेकंड, ड्यू टू द लेस मेल्टिंग पॉइंट, ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। जैसे अगर सपोज करो उसमें ज़्यादा, मतलब जो उसके अंदर ज़्यादा लोड दे दिया गया, तो लोड ज़्यादा पड़ेगा उसके अंदर, तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो दो चीज़ें हो गई, महंगा पड़ गया, दूसरा पर्पस ही सॉल्व नहीं कर रहा, मेल्ट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट होने का डर रहेगा। देन नेक्स्ट है हीट। हीट जो है, मतलब ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। आपने देखा होगा ना
अपने यहाँ पे जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन वगैरह रहते हैं, उस पे हम मिल्क गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, खाना पकाते हैं, वो मेटल्स के तो होते हैं क्योंकि गुड कंडक्टर हीट है वो। लेकिन ये जो है बैड कंडक्टर है, नॉन मेटल्स। हार्डनेस देखें तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, आपने देखा ही होगा, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। सिर्फ मरकरी को छोड़ दें, मरकरी इज़ द ओनली मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, बाकी सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। लेकिन अगर इधर आए नॉन मेटल्स के बारे में बात करें, तो ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसमें, डायमंड, जो कि सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है वर्ल्ड का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो नॉन मेटल है। द नेक्स्ट अपीयरेंस। अपीयरेंस में देखा है तो ये ग्रे सिल्वर, मतलब जो मेटल्स होते हैं ग्रे सिल्वर अपीयरेंस के होते हैं, जबकि अगर अपन नॉन मेटल्स की बात करें तो जनरली कलरलेस है। हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और द बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका जो मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनको हम इतने आसानी से मेल्ट नहीं कर सकते। आपने देखा कभी कोई लोहे को हम पिघलाते हैं, फाउंड्री के अंदर आप जाओगे तो आप कभी अगर फाउंड्री में जाने का मौका मिले तो आप जाना पापा के साथ में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो लोहे को पिघलाते हैं तो कितने हाई टेम्परेचर पर उसको पिघलाते हैं जब जाके वो मेल्ट होता है। तो इतना आसान नहीं है। तो ये इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है और नॉन मेटल्स का बहुत लो है। नाउ क्वेश्चन जो जनरली और पूछे जाते हैं कि आप जैसे भाई मेटल के एग्जांपल बताओ। फर्स्ट कौन सा है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट नेचुरल, मरकरी, अभी बताया आपको। कैन बी इजीली कट विद द नाइफ, किसको काट सकते हैं, कौन कौन सा एग्जांपल दो। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट, कॉपर, सिल्वर, अभी बताया था ना मैंने आपको, लेकिन सिल्वर को क्यों नहीं यूज में ले रहे थे। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मरकरी एंड लेड। मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल, मैलिएबल जिसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकें, डक्टाइल जिनको हम वायर में कन्वर्ट कर सकें। अब हम विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ओवर कर दी, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहला है रिएक्शन विद द एयर और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन या एयर के साथ में क्या रिएक्शन है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं हम उनको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन यानी एयर, तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा जो कि बेसिक होता है नेचर के अंदर। जैसे हम एग्जांपल के लिए कॉपर की बात करें तो 2Cu प्लस O2, तो हो गया 2CuO। अब नेक्स्ट है कि ऑल मेटल्स आर जनरल ऑल, और जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं आर जनरली बेसिक, मीन्स दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होंगे ना वो नेचर में बेसिक होंगे, और वो जनरली जो वाटर के साथ और वो वाटर के साथ रिएक्ट होकर के बेस बनाते हैं। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि जिसमें बेसिक नेचर भी हो और एसिडिक नेचर, दोनों तरह का फीचर जो शो करते हैं ना, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, Al2O3 एंड ZnO, जिसमें कि सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो मैंने आपको बताया ना कि कुछ जो ऑक्साइड्स रहते हैं, कुछ जो हैं जो मेटल्स होते हैं वो एम्फोटेरिक जो है वो उस तरह के ऑक्साइड, मतलब इसमें सॉल्ट एंड वाटर दोनों रिलीज होता है, वो Al2O3 एंड ZnO। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। अभी हमने एयर से या ऑक्सीजन से किया था, हम रिएक्शन विद वाटर। मेटल जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ में तो वो प्रोड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। वहाँ पे मेटल ऑक्साइड बन रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन भी रिलीज हो रही है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस रिमेनिंग, और जो मेटल ऑक्साइड आपने पहले भी पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड जब बन गया तो जो रिमेनिंग वाटर बचा हुआ है उसको उसके साथ में वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो हम जो केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, 2 सोडियम मीन्स 2Na प्लस 2H2O लिक्विड फॉर्म के अंदर, 2 इक्वल्स टू 2NaOH प्लस H2 गैस निकली प्लस हीट निकली। उसके बाद 2Na प्लस H2O, ये मतलब ये मेन चीज़ हो गई। तो कैसे हुआ ये 2Na प्लस H2O, यानी सोडियम प्लस वाटर मिक्स हुआ तो Na2O प्लस H2 गैस रिलीज हो गई। उसके बाद में जो Na2O ने जो बचा हुआ वाटर था H2O के साथ में मिक्स होकर के वापस से 2NaOH यानी मेटल हाइड्रोक्साइड बना दिया। अगर हम बात करें कुछ हटके, तो एल्यूमिनियम और आयरन ऐसे हैं जो रिएक्ट करते हैं सिर्फ स्टीम से, वो वाटर से रिएक्ट नहीं होते हैं। एल्यूमिनियम और आयरन जो होगा वो स्टीम से रिएक्ट करेंगे, और जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, वो वाटर से रिएक्ट ही नहीं होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ये इसमें थोड़ा सा जो लेस कोरोसिव भी रहते हैं ये, मतलब इनमें कोई इस तरह की वो नहीं। जैसे आयरन है, आयरन के अंदर आपने देखा होगा जैसे लेयर जैसी जम जाती है, लेकिन इसमें नहीं जमती है।
जो इसकी जो शाइनिंग है, गोल्ड की शाइनिंग काफ़ी टाइम तक बनी रहती है, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमिडिटी का भी असर नहीं पड़ता इतना ज़्यादा जो वाटर का है, और एयर का भी इतना नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, सोडियम एंड कैल्शियम आर हाईली रिएक्टिव विद वाटर। जो सोडियम होते हैं और कैल्शियम है, वो वाटर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आपने देखा होगा ना, सोडियम को हम पानी में नहीं रखते हैं, पानी में डालते हुए वो जलने लग जाता है, हम उसको कैरोसिन के अंदर डिप करके रखते हैं। नेक्स्ट है कि अगर रिएक्शन कराएं हम मेटल को एसिड से, तो उसमें क्या वो क्या देगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा, यानी मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। अगर डाइल्यूट एसिड के साथ में कराएंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, कॉपर एंड सिल्वर, ये एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं होते हैं, और HNO3 जो है वो वाटर देता है। नेक्स्ट आता है कि मेटल को अगर हम रिएक्ट कराते हैं दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से, मतलब मेटल्स रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, दूसरे मेटल के सॉल्ट से अगर रिएक्ट कराते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्क करती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि जो रिएक्टिव मेटल होगा ना, वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को, और वो खुद जाके वहाँ बैठ जाएगा। जैसे मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन B है, तो जब उसको रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन A आ जाएगा और मेटल B चला जाएगा। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। तो जो मोस्ट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, अभी हमने बताया आपको, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। लेस रिएक्टिव, जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वो है गोल्ड Au, सिल्वर Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि वाई सोडियम कैप्ट इमर्स्ड इन द कैरोसिन ऑयल, बट नेचुरल क्यों? अभी ऊपर मैंने बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये। नेक्स्ट है मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्शन, यानी हम मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। जब हम मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट कराते हैं, जैसा आपने देखा कि जो अभी पढ़ा कि मेटल क्या है, मेटल वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इसलिए इनके पास में पॉजिटिव वैलेंसी होती है। और जो नॉन मेटल वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसलिए उनके पास में नेगेटिव वैलेंसी रहती है। जैसे सोडियम है तो Na प्लस प्लस E माइनस, मतलब वो रिलीज करेगा, ठीक है। अब आता है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या लुई डॉट स्ट्रक्चर भी इसको हम कहते हैं। ये जो बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने पता है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि जो है लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ना, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यही बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शोन इन द फॉर्म ऑफ द डॉट एंड इट इज कॉल्ड द डॉट स्ट्रक्चर। मतलब जैसे जो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसको उसको शो, उतने डॉट शो किए जाएंगे। जैसे सल्फर के अंदर मान लो 16E है, तो 286 इस तरह से किया, तो लास्ट शेल में कितने हो गए, 6 हो गए। तो हमने S के चारों तरफ 6 डॉट लगा दिए। सोडियम के में कितना हो गया, 281, तो सोडियम पे 1 डॉट आ गया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो मेटल प्लस नॉन एसिड, नॉन मेटल्स अगर हम रिएक्ट कराते हैं, तो अगर उनको इफ रिएक्ट, तो उसमें आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। आयनिक कंपाउंड्स बनते क्यों हैं, विथ ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द कैटाइंस एंड द एनाइंस। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स देंगे, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो ऑल सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड, बट ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। इनमें इनकी अगर प्रॉपर्टीज बात करें तो ये हाई मेल्टिंग प्लस बॉइलिंग पॉइंट रहता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब प्लस माइनस। जो प्लस माइनस होता है इनमें बीच के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, इसको हम इंटर आयनिक फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसॉल्यूबल इन द सॉल्वेंट्स एज कैरोसिन एंड पेट्रोल। जो ये इलेक्ट्रॉनिक जो ये कंपाउंड्स हैं रहते हैं, ये जनरली जो है पानी के अंदर तो अच्छे खासे सॉल्यूबल रहते हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट्स हैं जैसे कैरोसिन और पेट्रोल है उसके अंदर इनसॉल्यूबल होंगे। देन है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन मतलब इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जैसे बिखरे बिखरे से, आपने जो ना सॉल्ट नहीं देखा होगा, सॉल्ट सील जैसा जाता है, पानी से आ जाता है, उसमें तो ऐसे मोटे मोटे हल्के छोटे छोटे दाने टाइप रहते हैं ना, तो उस टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में होते हैं ये। सॉलिड स्टेट बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छा पास नहीं करते हैं। अगर मॉल्टन स्टेट यानी मेल्ट किए और कीप इन द वाटर, तो ये क्या कहते हैं, आयंस रिलीज करेंगे तो जाकर के गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएंगे। जनरली ये बैड कंडक्टर रहते हैं, लेकिन इनको अगर पिघला दें
तो क्योंकि वो आयंस रिलीज करने लग जाएंगे तो वो जो गुड कंडक्टर बन जाते हैं। अब हम कोरोजन ना हो, उन पे कोई लेयर ना चढ़े, तो उसके लिए कैसे बचाव कर सकते हैं? बट नेचुरल है, पेंटिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके, या क्रोम की प्लेटिंग करके, एनोडाइज करके, और या फिर उनको हम एलॉय के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो नया एक वर्ड आया यहाँ पे, एलॉय। ये एलॉय क्या है? एलॉय क्या चीज़ होती है? ये होमोजीनस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड मेटल्स विद नॉन मेटल्स इज नोन एज एलॉय। यानी होमोजीनस मिक्सचर है ये, मेटल या तो दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला दें या उनके साथ में नॉन मेटल्स को मिला दें, तो उसको हम एलॉय कहेंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए बताएं कि एलॉय का एग्जांपल, आप बच्चों आपसे पूछिए कि एलॉय का एग्जांपल दो, तो बच्चों घर में आपने देखा होगा अक्सर ब्रॉन्ज। कई बार क्या होता है, रेड रेड सा कलर का आपने कई बार मेटल देखा, यूटेंसिल देखा होगा, जिसमें आपकी दादी पानी भर के रखती हैं और पानी पीती हैं और कहती हैं इसका पानी फ़ायदा करता है, इस तरह से नाइट में रख करके। तो वो जो रेड रेड सा होता है ना, वो ब्रॉन्ज है, वो एलॉय है कॉपर और जो है टिन का। उसके बाद में आता है ब्रास। ब्रास क्या है? वो एलॉय है कॉपर एंड जिंक का। ये येलो येलो कलर का होता है, घर में हमारे जो है बर्तन मिलते हैं इसके। उसके बाद है सोल्डर, जो सोल्डरिंग करते हैं ना अपन, वो है जो कॉम्बिनेशन ऑफ पीबी प्लस एस एन। नाउ एमलगम। एमलगम क्या है? वो किसका एलॉय है? एमलगम जो एलॉय है, मरकरी और कोई भी उसमें मेटल मिला है एंड अदर मेटल और एलिमेंट, कोई दूसरा मेटल या एलिमेंट मिला दिया जाए मरकरी के साथ में, वो एमलगम कहलाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या चीज़ है बच्चों? एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द मेटलर्जी। आपने देखा होगा कि मेटल है, जैसे ये गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, तो बच्चों को जो ये इस तरह से थोड़ी मिलता है कि आप मन गए और जाके उठा के लेके आ गए, हमको जंगल में पड़ा मिला। ऐसा नहीं होता है, ये माइन से निकालना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है हमारे को। तो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। यानी ये ओर में रहता है, ओर के अंदर उसमें रहता है, या जो मेटल जिसमें से ओर से निकालने का, जो जिस ओर में रहेगा उस ओर से निकालने के प्रोसेस को मेटलर्जी कहेंगे। अब हम दो तीन टर्म समझते हैं। पहली बात कि मिनरल क्या चीज़ है? मिनरल क्या है? नेचुरल कंपाउंड है जो कि जिसके अंदर मेटल रहता है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि मेटल ऐसे डायरेक्ट पड़ा हुआ नहीं मिलता, तो नेचुरल कंपाउंड जिसके अंदर मेटल रहता है वो मिनरल कहलाता है। अब ओर क्या होगा? मतलब बच्चों यहाँ आप जो है डिफरेंस समझो मिनरल्स एंड ओर के बीच में। मिनरल दोनों में से मेटल निकलता है, लेकिन मतलब मिनरल एक तरह से जो वाइड अगर एक कहे ना, वो फॉर्म है कि जिसमें नेचुरल कंपाउंड के अंदर इसमें मेटल रहेगा। अब ओर क्या है? ओर वो पार्ट है मिनरल का जिसके अंदर कि वो इजीली, हम जिसमें से इजीली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके, जिससे हमारे को पैसा भी कम खर्च हो और क्वांटिटी ज़्यादा निकले, तो उसको हम ओर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ओर ऑफ एल्यूमिनियम क्या है? बॉक्साइट है, Al2O3। ओर ऑफ सोडियम क्या है? कहाँ से निकलता है? रॉक सॉल्ट, NaCl। अब आता है मेटलर्जी। किस तरह से मेटलर्जी का स्टेप्स किस तरह से करना पड़ता है, मतलब क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स होंगे, किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, थर्ड है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। अब अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है? देखो बच्चों, क्या होता है कि जो ओर है, मतलब यानी कि जो जिसमें मेटल भरा हुआ है, मेटल फंसा हुआ है, उसके अंदर अब एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा एक तरह से ज्यूम कर लो, एक गोला जैसा है बहुत बड़ा सारा, और उसके अंदर मेटल ऐसा आसानी से तो है नहीं, और आसानी से ऐसे पकड़ पकड़ के उंगली से निकाल नहीं लेंगे हम। उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को हम गैंग कहते हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करना और उसमें से मेटल निकालना, इसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगे? पहली बात तो जो है कि जो किस तरह से जो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन का जो मेथड है, वो डिपेंड करता ओर पे कि नेचर ऑफ ओर कैसा है, हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, थोड़ा सॉफ्ट है। सेकंड है नेचर ऑफ द गैंग, जो इम्प्योरिटीज़ उसके साथ मिक्स हुई हुई है वो कैसी है। तो अपन ने कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया गोला जैसा है, उसमें से हमने इम्प्योरिटीज़ को अलग करना है, उसको कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, मेटल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें से। तो ये जो होता है ना कि एक्सट्रैक्शन जो होता है, ये मेटल में से क्या, ओर में से कैसे करेंगे। देखो क्या होता है कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले ओर को जो है मेल्ट करेंगे, उसको गर्म करेंगे, मेल्ट करेंगे पूरा, उसको मेल्ट करने के बाद में उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और मेटल को कलेक्ट कर लेंगे कैथोड पर।
तो ये प्रोसीजर रहता है एक्सट्रैक्शन का। देखो उसमें से तो अपन ने ओर में से जो पहले कॉन्सेंट्रेशन करके उसको निकाला, उसके बाद में फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, उसमें से जो मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या करा अपन ने, गर्म करा उसको, मेल्ट करा, मेल्ट करने के बाद में उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो उसको कैथोड में जाके वो चिपक जाएगा। ये तो है हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ में, जो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, सोडियम के साथ में। अगर मॉडरेटली रिएक्टिव है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, वह जो ओर है ना उसको क्या करने का, ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट। तो ये डिफरेंस है। देखो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनको तो हमने डायरेक्टली मेल्ट कर दिया और इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, लेकिन अगर मॉडरेटली रिएक्टिव है तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर ये ध्यान दो कि अगर ओर जो है कार्बोनेट या सल्फाइड के फॉर्म में है तो उसको हमको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो सल्फाइड में है तो सल्फाइड टू ऑक्साइड कैसे करेंगे, जो प्रोसेस होता है सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का उसको हम कहते हैं रोस्टिंग। तो जब सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम रोस्टिंग, मीन्स कन्वर्शन ऑफ सल्फाइड्स इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यदि हम जब कन्वर्ट करते हैं सल्फाइड को ऑक्साइड को में तो उसको वो होता है रोस्टिंग। अगर हम बात करें कार्बोनेट से ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कहेंगे कैल्सिनेशन। ठीक है, यानी कन्वर्शन ऑफ कार्बोनेट्स इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसमें ऑक्सीजन की रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, कैल्सिनेशन के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस है। अब हमारे पास में ऑक्साइड मिल गया रोस्टिंग से या कैल्सिनेशन से। अब हम ऑक्साइड से मेटल कैसे निकालेंगे, तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन मीन्स गेटिंग मेटल फ्रॉम ऑक्साइड बाय एडिंग कार्बन एंड हीटिंग। यानी कि हमने अब आपको अब हमारे को जो है ऑक्साइड तो मिल गया, अब हमको मेटल चाहिए ना, ऑक्साइड तक थोड़ी रहना है, तो जिस प्रोसेस से निकलेगा उसको हम रिडक्शन कहा। रिडक्शन कैसे होएगा, उसके अंदर में ऑक्साइड प्लस कार्बन कार्बन ऐड करके हीट करेंगे। जैसे हम बात करें ये, अब देखो बच्चों, जब ऑक्साइड से मेटल हमने लिया था ना तो हाईली रिएक्टिव और मॉडरेटली रिएक्टिव के अंदर में रिडक्शन जो प्रोसेस किया था उसमें ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड से जो मेटल निकालने में हमने कार्बन ऐड किया था। अगर हम बात करें लेस रिएक्टिव की, तो लेस रिएक्टिव में हम कार्बोनेट और सल्फाइड को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में पहले तो, और फिर उसके बाद में ऑक्साइड से मेटल निकालने के लिए हीट करेंगे, लेकिन नो एडिशन ऑफ कार्बन, यानी कार्बन ऐड नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है थर्माइट रिएक्शन। ये थर्माइट रिएक्शन क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था ना, अभी फाउंड्री के अंदर आप जाओगे कभी पापा के साथ में देखना, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है विच प्रोड्यूसेस द मॉल्टन मेटल विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यानी अगर हम उसको हीट करेंगे तो उसमें जो है वो बिल्कुल पिघल जाएगा, पिघल जाने के साथ साथ में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। अब यार ये रिफाइनिंग क्या है, मतलब अभी अब तक हमने पहले जो है कॉन्सेंट्रेशन कर लिया, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल कर लिया। अब मेटल को रिफाइन भी तो करना है, साफ भी तो करना है, ऐसा गंदे गंदे मेटल को थोड़ी काम में लेना है। तो उसको रिफाइनिंग कैसे करेंगे, तो रिफाइनिंग क्या हो गया, द प्रोसेस बाय विच द प्योर मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज इज नोन एज अ रिफाइनरी। यानी जितनी भी उसमें इम्प्योरिटीज चिपकी हुई है उनको हटाना, और हटा करके उसको प्योर मेटल को काम में लेना जो है वो रिफाइनिंग कहलाती है। तो रिफाइनिंग का जो एक प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग से हम प्योर मेटल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम लेबोरेटरी के अंदर करते हैं या कर सीखते हैं, कर देख सकते हैं। जैसे सपोज़ करो हमको इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हम CuSO4 के बारे में बात करें एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, उसका पहले इलेक्ट्रोलाइट एक, जैसे हम एक जार जैसा ले लेंगे और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द मेटल जैसे ले लेंगे, मेटल का इलेक्ट्रोलाइट जैसे CuSO4। उसके बाद में क्या करेंगे, एक साइड में प्योर मेटल लगाएंगे और एक साइड में जो इम्प्योर मेटल है उसको रख लगाएंगे। जो इम्प्योर मेटल है उसको तो हम, जो प्योर मेटल है उसको तो हम कनेक्ट कर देंगे कैथोड से, और जो इम्प्योर मेटल है उसको कनेक्ट कर देंगे एनोड से। अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो प्योर मेटल है वो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से जितने भी जो प्योर मेटल है वो जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। यहाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है,
जो एनोड है, मतलब जैसे एनोड से मेटल्स निकलते रहेंगे तो वहाँ पे एक नीचे कचरा गिरता रहेगा जिसको हम एनोड मड कहते हैं, नीचे डिपॉजिशन हो जाएगा, उसको हम एनोड मड कहेंगे। तो एनोड मड क्या, वो इम्प्योरिटीज़ होती है। द इम्प्योरिटीज़ विल सेटल डाउन बिलो द एनोड, यानी जो इम्प्योरिटीज़ उसमें चिपकी हुई थी वो अलग हो जाएगी और नीचे गिर जाएगी, उसको हम एनोड मड कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने अपना जो ये मेटल वाला जो मेटल एंड मेटलॉइड वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया।